A very good morning to all. Today we'll be dealing with the CPC. Now, what is CPC and what kind of law it is? What is the reason behind, the background behind this particular legislation? एंड नीड क्या है इसकी, ज़रूरत क्या है, पहले का सिचुएशन क्या था, ये लॉ आने से पहले क्या था, ये सारी बातें हमें जानना बहुत ज़रूरी है. सो बिफोर गोइंग फर्दर इन दिस सब्जेक्ट इन डिटेल आई वुड लाइक टू डिस्कस विथ यू द बैकग्राउंड ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड. Now, from the year itself, you could see that it has came into existence in the year 1908. ये ब्रिटिश पार्लियामेंट्स के द्वारा पास किया गया लेजिस्लेशन है. एंड ब्रिटिश पार्लियामेंट जब यहाँ लेजिस्लेशन उन्होंने पास किया तो सिचुएशन ऐसी थी कि ब्रिटिशर्स वेर रूलिंग इंडिया और हमारे यहाँ पे प्रायर टू 1859 से पहले डिफरेंट सिस्टम ऑफ सिविल प्रोसीजर एग्जिस्टेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री एंड रीजन. अब ऐसा क्यों है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? डिफरेंट सिस्टम ऑफ सिविल प्रोसीजर क्यों थे? तो रीजन बिहाइंड दिस इज बिकॉज वी हैव अवर ओन पर्सनल लॉज, वी हैव अ डिफरेंट रिलीजन एंड क्योंकि डिफरेंट रिलीजन डिफरेंट कम्युनिटी हमारे पास में होने से एंड उनके वो बेसिकली रिलीजन में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन दिए गए हैं जिन्हें कि हम अपने पर्सनल लॉज कहते हैं. ये पर्सनल लॉज के एग्जिस्टेंस में होने की वजह से देयर वाज नो सिविल प्रोसीजर एज सच यूनिफॉर्मली अवेलेबल टू अस, जो कि यूनिफॉर्मली होल ऑफ इंडिया के ऊपर एक साथ अप्लाई किया जा सके. दिस इज द रीजन कि हमारे यहाँ पे डिफरेंट सिस्टम ऑफ सिविल प्रोसीजर्स एग्जिस्टेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री एंड द रीजन. एग्जाम्पल ले लो, सपोज फॉर एग्जाम्पल कि क्राउन कोर्ट्स जो हैं वो प्रेसिडेंसी टाउन्स में चलते थे, प्रोविंशियल कोर्ट्स जो हैं वो मुफसिल में चलते थे. इन बंगाल देयर वर 9 डिफरेंट सिस्टम्स जो कि साइमल्टेनियसली चलते थे, अलग अलग बेसिकली देखा जाए तो बंगाल के पार्ट पे. अब these mufassal courts and the courts in the presidency towns are governed by the different system of civil procedure through various rules, through various regulations and the special acts, and these special acts which were made specifically for a particular specific community. लाइक फॉर एग्जाम्पल ट्राइबल्स के लिए हम उनकी प्रॉपर्टी ना खरीद सकते हैं, ठीक है, और वो भी अपनी प्रॉपर्टी जो है यदि वो किसी को बेचना चाहता है तो डेफिनेटली वो अपनी प्रॉपर्टी जो है किसी और को बेच सकता है, बट उसके लिए सबसे पहले उसको क्या करना पड़ता है? परमिशन लेनी पड़ती है, बिकॉज वंस ट्राइबल प्रॉपर्टी नीड टू गो टू अनदर ट्राइबल इटसेल्फ. इस तरीके के पर्सनल लॉ में ट्राइबल्स के भी कुछ प्रोविजंस दिए गए हैं. ये जो बेसिकली प्रोविजंस होते हैं इन्हें हम स्पेशल एक्ट्स या स्पेशल प्रोविजंस कहते हैं. तो कहने का मतलब है ये जो मुफस्सिल कोर्ट्स ने लेजिस्लेशन बनाए थे या कोर्ट्स जो कि प्रेसिडेंसी टाउन्स में होते थे, उन्होंने जो लेजिस्लेशंस बनाए थे ये बेसिकली डिफरेंट सिविल प्रोसीजर्स की बात करते थे. एक प्रोसीजर प्रोविंशियल या फिर प्रेसिडेंसी टाउन में जो था या मुफस्सिल कोर्ट के द्वारा जो अप्लाई किया जाता था वो दूसरे कोर्ट के द्वारा अप्लाई नहीं किया जाता था. दे यूज्ड टू फॉलो सम डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड दी स्पेशल एक्ट्स, and these were changed on time to time basis and on the basis of the circumstances and the needs. ये जो rules and regulation थे या ये जो special act थे, they keep on changing person to person, community to community, circumstance to circumstances and need to need. ये basically change होते रहते थे. So this is the basically scenario that prior to 1859 there were no civil procedure uniformly available to us, and there were different acts and the different courts who used to make different rules and regulation and used to apply over the different communities for the purpose of governing them, and on the basis of that we can say that there were different system of civil procedures through which we used to govern the civil procedure among one person to another person. Now अगर हम देखें कि फर्स्ट बेसिकली देखा जाए तो यूनिफॉर्म सिविल कोड आया था 1859 में.
अब जब 1859 में सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड केम इनटू एग्जिस्टेंस, वी फाउंड दैट देयर आर सर्टेन लेकुनास, और ये लेकुनास हमको मिलते रहे 1882 तक। और ये जितने भी बेसिकली अमेंडमेंट्स हुए टाइम टू टाइम इन कोर्ट्स में, अल्टीमेटली हम बोल सकते हैं कि इन द ईयर 1908 द प्रेजेंट कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर विच केम इनटू एग्जिस्टेंस। और आज प्रेजेंट में भी हम 1908 का बनाया हुआ कोड जो है वो अपने पे अप्लाई करते हैं सिविल प्रोसीजर्स के लिए। नाउ देखा जाए तो हमको कुछ बातें ध्यान में रखनी है। वो कुछ बातें क्या ध्यान में रखनी है? तो जैसा कि हमको पता है कि सिविल मतलब क्या होता है। सिविल मतलब हो गया एक कम्युनिटी, सिविल मतलब हो गया सिटीजन। ये जो सिविल होता है, इनको कुछ सिविल राइट्स होते हैं। ये सिविल राइट्स जो हैं, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ लॉज की ज़रूरत होती है। ये जो राइट्स होते हैं, बेसिकली इनको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं। ये रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं डिफरेंट डिफरेंट लेजिस्लेशंस के द्वारा गवर्न होते हैं या प्रोटेक्ट किए जाते हैं। बट ये जो डिफरेंट डिफरेंट लेजिस्लेशंस होते हैं, ये हमेशा सब्सटेंटिव नेचर के होते हैं मेजॉरिटी टाइम में। और ये सब्सटेंटिव नेचर के होने की वजह से सिर्फ और सिर्फ राइट्स एंड ड्यूटीज के बारे में बताते हैं। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल के तौर पे, इफ यू टेक इनटू कंसीडरेशन द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट क्या है? एक तरीके का एक सब्सटेंटिव लॉ है, बिकॉज इट ओनली डील्स विद द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टीज। बट ये राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टीज को बेसिकली कौन से ऐसे लेजिस्लेशन के द्वारा वी कैन गेट एनफोर्स्ड, वो बेसिकली हमको कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर बताता है। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल अनदर टाइप ले लो, जैसा किसी ने आपके साथ में क्राइम किया, तो वो क्राइम आईपीसी में बता दिया कि दिस इज अ क्राइम। बट अगेन उस क्राइम के अगेंस्ट में अगर आपको एक्शन लेना है तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा, क्या फॉलो करना पड़ेगा? क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को अप्लाई करना पड़ेगा, और उसके अनुसार जो बेसिकली प्रोविजन दिया गया है उसके अनुसार आप कोड डिसाइड करेंगे, उसके अनुसार आप कोर्ट में जाएंगे, वहाँ पे फॉलो वो डालेंगे, बेसिकली एप्लीकेशन बनाएंगे, प्रोसीजर समझेंगे और डालेंगे, और अपना राइट जो है वो एनफोर्स करवा लेंगे। द सेम प्रिंसिपल इज अप्लाई सो फार एज द सिविल राइट्स आर कंसर्न। whenever anybody's civil right get infringed, और ये सिविल राइट जो है भले ही प्रोवाइड किया गया हो किसी दूसरे एक्ट के अंतर्गत, बट उस एक्ट के अंतर्गत मिलने वाले राइट्स एंड दूसरे के ऊपर अराइज होने वाली ड्यूटीज को एनफोर्समेंट में लाने के लिए वी नीड टू हैव सर्टेन प्रोसीजर। एंड ये प्रोसीजर जो है नीड नॉट नेसेसरली उस पर्टिकुलर एक्ट में दिया गया हो। अगर उस पर्टिकुलर एक्ट में दिया गया है वो प्रोसीजर, तो वी हैव टू कंप्लाई दैट प्रोसीजर इटसेल्फ। बट सपोज इफ फॉर एग्जाम्पल के तौर पे उस पर्टिकुलर एक्ट में वो प्रोविजन नहीं दिया गया है, then in that case the provision which has been provided under the CPC, we would comply that particular provision for the purpose of getting that civil right enforced। तो हमको कुछ बातें ध्यान में रखनी है, वो ऐसी है कि prior to 1859 different system of civil procedures were in existence in different parts and the region of the India. This practice has resulted into different type of system of procedure to deal with the civil matters। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल के तौर पे हिंदूज के लिए हिंदू के लॉ के अनुसार मैटर डिसाइड होता था, मुस्लिम्स के लिए मुस्लिम लॉ के अनुसार मैटर डिसाइड होता था। अब ऐसे वक्त में ब्रिटिशर्स जो हैं उनको यदि इंडिया के ऊपर रूल करना है तो वो कैसे रूल करेंगे अगर डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स लागू हैं? तो इसीलिए नीड अराइज हुई कि भैया हमको जो है एक यूनिफॉर्म सिस्टम होना चाहिए। यूनिफॉर्म सिस्टम हम एक बनाते हैं जिसके बेसिस पे हम जो है इंडिया को रूल करेंगे या इंडिया के ऊपर बेसिकली लॉ जो है वो गवर्न करवाएंगे। तो अब ऐसा देखा गया, तो इसी पर्पस को ध्यान में रखते हुए हमने टाइम टू टाइम काफ़ी सारे, जैसे सबसे पहले जो है हमने 23 मार्च 1859 को बेसिकली सीपीसी बनाया। और ये जो सुप्रीम कोर्ट जो है इन द प्रेसिडेंसी टाउन एंड द प्रेसिडेंसी स्मॉल कॉज कोर्ट्स वेर kept अवे फ्रॉम द एप्लीकेशन ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड 1858। 1858 में जो बेसिकली सीपीसी बना था वो सुप्रीम कोर्ट इन द प्रेसिडेंसी टाउन्स एंड प्रेसिडेंसी स्मॉल कॉजेस कोर्ट्स के ऊपर अप्लाई नहीं होता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि दे प्रूव टू बी फेलियर ऑन वेरियस फ्रंट, और इसी वजह से हमको ऐसा लगा कि भाई काफ़ी सारी इसमें कमियां हैं और इसीलिए हमें नया कुछ सिविल प्रोसीजर लाना चाहिए। और फिर हमने ऐसा 1877 में एक लाया। अगेन वी हैड समवॉट अ लेकुन, वी फाउंड समवॉट अ लेकुना इन इट, एंड अल्टीमेटली देखा जाए तो 1908 में we came with this particular code।
तो अगर हम इस पर्टिकुलर कोड की बात करते हैं तो देखा जाए तो इसका जो शॉर्ट टाइटल है वो है द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। ऑब्जेक्ट जो है वो इसका आइडेंटिफिकेशन है और डिस्क्रिप्शन देना नहीं है। आइडेंटिफिकेशन करना मतलब क्या हो गया यहाँ पे? आइडेंटिफिकेशन करने का मतलब ये होता है कोर्ट कौन सा है, कौन से कोर्ट के सामने फाइल होगा, क्या फाइल होगा, कौन जा सकेगा, हु कुड बी दी पार्टी, टू whom one can make a party, फिर what are the various applications, what are the various types of cases which we can take, ये सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई करना ही ये बेसिकली देखा जाए तो सीपीसी का ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टिव है। नाउ इफ वी टेक इनटू कंसिडरेशन द लॉन्ग टाइटल, तो लॉन्ग टाइटल जो है वो हमको बताता है कि इट इज़ एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू द प्रोसीजर ऑफ कोर्ट ऑफ सिविल जुडिकेचर। जितने भी कोर्ट सिविल नेचर के हैं, सिविल मैटर को डिसाइड करने के लिए बनाए गए हैं, वो सब बेसिकली कोर्ट्स में जो भी लॉ के अंतर्गत कभी कोई मैटर आता है वो मैटर को डिसाइड करने के लिए एक पर्टिकुलर प्रोसीजर होने की ज़रूरत है, और वो पर्टिकुलर प्रोसीजर अगर उस लॉ के अंतर्गत दिया गया है तो उस लॉ के अंतर्गत, अगर नहीं दिया गया है तो सीपीसी के अंतर्गत हम बेसिकली उस लॉ में, जो लॉ के अंतर्गत मैटर आया है उस लॉ में मिलने वाले सब्सटेंटिव राइट को एनफोर्स करा सकते हैं। दैट इज व्हाट बेसिकली दी मेन purpose of this passing of CPC. Now the objective is to give in general description of the object of the code, its policy and the purpose. तो ये जो लॉन्ग टाइटल का जो पर्पस है या ऑब्जेक्ट है वो क्या है कि हमने इतना लंबा बेसिकली लॉन्ग टाइटल इसलिए दिया है ताकि हमको सीपीसी का बेसिकली ऑब्जेक्ट क्या है, उसकी क्या पॉलिसी रहने वाली है और उसको लाने का पर्पस क्या है, उसकी पॉलिसीज को लाने का पर्पस क्या है, ये सारी बातें हमको पता चली। इफ वी टेक इनटू कंसिडरेशन नेचर, तो हमको पता है लॉ बेसिकली टू टाइप्स का होता है। one is the substantive law and the another one is the procedural law, because substantive law only deals with the rights and the duties of the parties, and the procedural law which deals with the procedure by virtue of which we can get the rights enforced which are provided under the substantive law. तो सीपीसी का जो है बेसिकली नेचर कैसा है, ये प्रोसीजरल लॉ है। ये प्रोसीजरल लॉ रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिविल प्रोसीडिंग्स इन इंडिया। इंडिया में सिविल प्रोसीडिंग्स को चलाने के लिए जो प्रोसीजर की जरूरत होती है, दैट प्रोसीजर हैज बीन प्रोवाइडेड अंडर द सीपीसी। दिस एक्ट वाज इनेक्टेड बाय द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। किसने बनाया था ये? इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने बनाया था 1908 में। 21 मार्च को दिस पर्टिकुलर एक्ट वाज इनेक्टेड और इसको हमने कमेंसमेंट में लाया 1 जनवरी 1909 में। अब एप्लीकेबिलिटी अगर हम देखते हैं सीपीसी की, तो विल कम टू नो कि इट एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ नागालैंड एंड द ट्राइबल एरियाज। Now, why the Nagaland and tribal areas are left? For the reason that यहाँ पे इन बेसिकली ट्राइबल एरियाज में जो भी ट्राइबल्स रहते हैं इनके अपने स्पेशल एंड लोकल लॉज होते हैं। स्टेट ऑफ नागालैंड में मेजॉरिटी जो है ट्राइबल एरियाज हैं और वहाँ पे इस तरीके के स्पेशल एंड लोकल लॉज अप्लाई होते हैं। दिस इज द रीजन कि we have though made a uniform civil law, but we have kept the state of Nagaland and the tribal areas exempted from this application. But again, if the state of Nagaland and the tribal area, if want to apply this particular application over their particular state and the areas, then in that case वो CPC को official gazette में उस particular provisions को apply करते हुए अप्लाई कर सकता है बेसिकली, या सीपीसी को अप्लाई कर सकता है अपने कोर्ट्स में मैटर के लिए पर्टिकुलरली, या फिर इवन हमेशा के लिए। इट इज लेफ्ट अपॉन द स्टेट गवर्नमेंट। नाउ फर्दर टू कैरी आउट नेसेसरी सप्लीमेंटल, इंसिडेंटल और कॉन्सिक्वेंशियल मॉडिफिकेशंस
in the provision of this code by specifying them in the official gazette। तो जो नागालैंड का जो बेसिकली गवर्नमेंट है वो इनमें से किसी भी पर्टिकुलर सीपीसी के प्रोविजंस को जो कि सप्लीमेंट्री नेचर के हैं या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि उनको वैसे मिलते जुलते प्रोविजंस बना सकता है या उनमें कुछ मॉडिफिकेशंस भी कर सकता है। अब आपके बाद में दिमाग में बात आएगी कि ऑलरेडी सीपीसी तो बना हुआ है, फिर उसको मॉडिफाई गवर्नमेंट कैसे करेगा। तो देखिए सीपीसी जो है ना वो बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक पार्ट जो है वो सेक्शंस से डील करता है और एक पार्ट जो है वो ऑर्डर्स एंड रूल से डील करता है। जो भी पार्ट ऑर्डर एंड रूल से डील करता है वो बेसिकली पार्ट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट्स उनको मॉडिफाई कर सकता है अपने जियोग्राफिकल कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए, अपनी पॉपुलेशन को ध्यान में रखते हुए। ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी कैन से कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो कैरी आउट कर सकता है नेसेसरी सप्लीमेंटल, इंसिडेंटल एंड कॉन्सिक्वेंशियल मॉडिफिकेशंस इस पर्टिकुलर सीपीसी में बाय स्पेसिफाइंग इन देयर ऑफिशियल गैजेट। स्पेसिफाई करके ऑफिशियल गैजेट में वो उसको अप्लाई कर सकता है। ठीक है, नाउ लेट अस सी सीपीसी जो है ये एक तरीके का कंसोलिडेटिंग स्टैट्यूट है। अब हम इसको कंसोलिडेटिंग क्यों बोल रहे हैं? अब हम इसको कंसोलिडेटिंग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें देखा जाए तो रूल्स एंड रेगुलेशंस में मॉडिफिकेशन किया जा सकता है, हाँ, बट जो सेक्शन पार्ट है वो वैसा का वैसा ही है। इसीलिए इसको हम अपने आप में कंसोलिडेटिंग बोल रहे हैं। दिस इज द वन रीजन। अनदर रीजन इज मैंने आपको ये भी बताया कि देर आर डिफरेंट सिविल लॉज जिसमें कि पार्टीज अपने अपने राइट्स एंड ड्यूटीज को परफॉर्म करती है, बट सीपीसी में सिर्फ प्रोसीजर बताया गया है कि कौन से प्रोसीजर को ध्यान में रखते हुए सब्सटेंटिव लॉ में मिलने वाले राइट्स एंड ड्यूटीज को हम परफॉर्म कर सकते हैं। और इसीलिए ये जो प्रोसीजर वाली बात सिर्फ सीपीसी में दी गई है, ये पर्टिकुलरली देखा जाए तो सीपीसी को एक कंसोलिडेटिंग स्टैट्यूट के रूप में लेके आ रहा है। So CPC जो है is a consolidating statute. It brings all laws relating to the subject. यहाँ पे relating to the subject means what? Subject means what यहाँ पे? It means a civil subject means a civil citizen or a society or a group of people or the association of people and all that. Now CPC की if we take into consideration the scheme, अगर हम scheme देखते हैं basically तो scheme क्या है? Scheme क्या बताती है? स्कीम बताती है कि ये पर्टिकुलर सीपीसी जो है ये दो पार्ट में डिवाइडेड है। वन पार्ट डील्स विद द सेक्शन, सो इन ऑल देर आर 158 sections which are given in 11 parts. So entire CPC is divided into 11 parts. 11 parts include 158 section. This is called as a body of this particular CPC. Now come to the schedule part. A part of body there is also a schedule. This schedule have 51 orders and under this 51 orders there are n number of rules. So why this has been provided? Why the CPC scheme provides for two things, the body and the schedule? So in body part there is rights and duties of the parties. But in schedule part, it has been provided or it has been dealing with the manner, the method, the mode by which the rights which has been provided under these particular sections can be enforced. So again, यहाँ पे बात आती है section की which cannot be amended by the state government. Orders and rules की जब हम बात करते हैं तो this could be amended by the state government. This could be modified by the state government. But so far as section part is concerned, that cannot be amended. And because the section part that deals with the rights and duties of the parties, but because again the rights and duties could only be implemented by virtue of following certain procedure, this particular procedure which is made flexible by the, which has been given as a flexible mode by the state government to get it modified, altered, ऐसा भी क्यों दिया गया है ये भी जानना ज़रूरी है। तो जब भी हम बात करते हैं किसी भी, जैसे स्टेट में हाई कोर्ट इज़ द हाईएस्ट कोर्ट, ठीक है। अब जब हम कहते हैं कि हाई कोर्ट इज़ द हाईएस्ट कोर्ट और हाई कोर्ट को सिविल एडमिनिस्ट्रेशन करने का राइट होता है,
अब ऐसे वक्त में सिविल एडमिनिस्ट्रेशन करते वक्त में उसकी पॉपुलेशन का ज्योग्राफिकल एरिया कितना है, यानी उस स्टेट में क्या वो एक अकेला हाई कोर्ट है। अगर छोटा स्टेट है तो आपको पता होगा कि 2 स्टेट का एक हाई कोर्ट होता है। बट आपको ये ध्यान में रखना है कि हर एक स्टेट का, जैसे जो भी ये स्टेट है, ये हाई कोर्ट है, ये सिविल एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है, और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए वो जिस स्टेट का सिविल एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है उसका ज्योग्राफिकल डिज़ाइन कैसा है, ज्योग्राफिकल लिमिट कैसी है, पॉपुलेशन कितनी लिटरेट है, पॉपुलेशन कितने नंबर में है, पॉपुलेशन की डिमांड क्या है, पॉपुलेशन कितनी जागरूक है, ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए सिविल एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपर होना चाहिए। इस बात को ध्यान में रखते हुए देखा जाए तो गवर्नमेंट को पावर्स दिए गए हैं। गवर्नमेंट उन्हीं पावर्स को एक्सरसाइज करता है अंडर दिस ऑर्डर 51 ऑर्डर्स में। टोटल मिला के ऑर्डर 1 से लेके 51 ऑर्डर्स हैं। ये टोटल 51 ऑर्डर्स में अनगिनत रूल्स हैं। इन्हीं रूल्स में चेंजेस करते करते जो बेसिकली सिविल कोर्ट है या हाई कोर्ट जो है, प्लीज स्विच ऑफ योर माइक। ये बेसिकली इस तरीके से देखा जाए तो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में ये जो शेड्यूल है ये हमको हेल्प करता है किसी भी कोर्ट। ठीक है, नाउ लेट अस सी, अगर हम बात कर रहे हैं कि व्हाट आर दीज 11 पार्ट्स, व्हाट आर दीज 11 पार्ट्स, और ये 11 पार्ट्स में जो टोटल सेक्शंस हैं इनमें किस तरीके के प्रोविजंस दिए गए हैं। प्लीज स्विच ऑफ योर माइक। नाउ लेट अस सी हु इज दिस। तो यहाँ पे सेक्शन 158 जो है, जैसा मैंने आपको बताया 11 पार्ट्स में, ये पूरे 11 पार्ट्स वी हैव टू स्टडी। पार्ट 1 में क्या दिया हुआ है और ये पार्ट 1 में टोटल मिला के कितने सेक्शंस आते हैं। तो पार्ट 1 डील्स विथ सूट इन जनरल। जनरल में सूट मतलब क्या है और सूट में क्या क्या चीज़ें बेसिकली होती हैं। सूट मतलब आप सबको पता है इट इज़ नथिंग बट अ केस। जब हम बात करते हैं सिविल की तो वर्ड सूट यूज़ करते हैं, जब हम बात करते हैं क्रिमिनल की तो वर्ड कंप्लेंट हम यूज़ करते हैं। सो वेन एवर यू विल कम अक्रॉस द वर्ड सूट इट मीन्स इट इज़ ऑलवेज अ सिविल मैटर। तो jurisdiction of the court and res judicata, the place of suing, the institution of suit, summons and discovery, judgment, decree and interest. These are the basically entirely cover under the head suit। जब हम सूट की बात करते हैं तो उसमें ये सारी बातें हमारे इन इर्द गिर्द घूमेगी, और ये सारी चीज़ें, ये सारी जो टेक्नोलॉजी है इससे हम अवेयर होते रहेंगे टाइम टू टाइम। ठीक है, ये सारी बातें कवर हो रही है सेक्शन 9 से 35B के अंतर्गत। नाउ इफ वी टेक इनटू कंसिडरेशन द पार्ट 2, देन इन दैट केस पार्ट 2 जो है वो डील कर रहा है एग्जीक्यूशन जनरल से। एग्जीक्यूशन का मतलब क्या होता है कि जो भी कोर्ट ने पास किया है डिक्री या ऑर्डर, उसका एग्जीक्यूशन कैसे होगा, उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसा होगा, दिस इज प्रोवाइडेड अंडर द एग्जीक्यूशन पार्ट। सो पार्ट 2 डील्स विद द एग्जीक्यूशन इन जनरल। इट विल बी गोइंग थ्रू एग्जीक्यूशन में हम कौन कौन सी बातों को गो थ्रू होंगे। फर्स्टली द लिमिट ऑफ टाइम फॉर एग्जीक्यूशन, द ट्रांसफर एंड द लीगल रिप्रेजेंटेटिव, द प्रोसीजर क्या रहेगा एग्जीक्यूशन में, द अरेस्ट एंड डिटेंशन, attachment, sale, delegation to collector of power to execute a decree against the immovable property, and the distribution of the assets. This is provided under part 2, जो कि हम basically जैसे जैसे आगे जाएंगे we'll see to it. This has been provided under section 36 to 74 of the CPC. If we take into consideration part 3 of the CPC, we'll find the incidental proceedings कमीशंस। नाउ इंसिडेंटल प्रोसीडिंग कमीशन का मतलब क्या होता है। इंसिडेंटल प्रोसीडिंग कमीशन का मतलब होता है जब भी कोई सूट चल रहा है, वो सूट में हमको कुछ ऑर्गेनाइजेशंस की मदद पड़ती है या किसी थर्ड पार्टी की ज़रूरत पड़ती है। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल के तौर पे कोई हमको पार्टीशन करवाने के लिए चाहिए, कोई हमको इन्वेस्टिगेशन करने के लिए चाहिए, कोई हमको एग्जामिनेशन करने के लिए चाहिए। ऐसे में हम बेसिकली कोर्ट से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमको आप कमीशन इशू करो, और वो कमीशन जो है वो बेसिकली कोर्ट के डायरेक्शंस पे
काम करके अपनी रिपोर्ट सबमिट करता है। ये होता है अंडर सेक्शन 75 से लेके 78 के अंदर। सो दिस हैज बीन प्रोवाइडेड इन द पार्ट 3। If we take into consideration part 4, then in that case part 4 में particular cases में सूट कैसे फाइल होती है या किस तरीके के सूट्स होते हैं, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी। अब क्योंकि नॉर्मली हमेशा एक पर्सन से दूसरे पर्सन के ही अगेंस्ट में सिविल सूट होता है, ऐसा नहीं होता है। काफी बार माइनर के अगेंस्ट में सूट होता है, काफी बार गवर्नमेंट के अगेंस्ट में सूट होता है, काफी बार उसके किसी पब्लिक ऑफिसर के अगेंस्ट में सूट होता है, कभी हम एलियन के अगेंस्ट में सूट करते हैं, है ना, कभी हम फॉरेन रूलर के अगेंस्ट में सूट करते हैं, एम्बेसडर्स के अगेंस्ट में सूट करते हैं, एनवॉइस के अगेंस्ट में सूट करते हैं। तो इस तरीके से हम अलग-अलग लोगों के अगेंस्ट में सूट फाइल करते हैं। तो ये बेसिकली सूट कैसे फाइल किए जाते हैं, क्या-क्या चीज़ें इसमें चाहिए, किन-किन बातों का ध्यान रखना है हमको, इसमें किस तरीके के राइट्स या ड्यूटीज पार्टीज के बीच में अराइज होती है, दैट हैज बीन प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 79 टू 88। Now next is if we take into consideration part 5, so part 5 deals with the special proceedings relating to arbitration, special proceedings relating to public nuisance and the other wrongful acts which affect the public. इस चीज से रिलेटेड बेसिकली सीपीसी में जो प्रोविजन है, दिस हैज बीन प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 89 से लेके 93 तक।